इनका डिफरेंस क्या डायरेक्टली समझा जा सकता है? ऐसा नहीं। डिफरेंस समझने से पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि थेफ्ट का मतलब क्या है, रॉबरी का खुद का मतलब क्या है, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या और डिक्वाइटी का मतलब। सामने वाले पर्सन के कब्जे में से बाहर जानी चाहिए, कहीं पर भी यहाँ पे ओनरशिप नहीं लिखा है। दैट मीन्स फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ओनरशिप का कोई रोल ही नहीं है। तो जब भी आप एक्सटॉर्शन के साथ या जब भी मैं कहूँ तो रॉबरी का डिफरेंस लिखेंगे थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के, तो रॉबरी के दो डिफरेंसेस बनेंगे एक साथ ही। हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी सोलंकी एंड आई वेलकम यू ऑल टू द पीडब्ल्यू लॉ वाला यूट्यूब चैनल, जहां पे जुडिशरी कॉन्सेप्ट सीरीज में डील करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट एंड सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट फेवरेट कॉन्सेप्ट। डील कर रहे हैं हम आईपीसी का एक अच्छा सा सेगमेंट, दैट इज डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट, रॉबरी, एक्सटॉर्शन एंड डिक्वाइटी। जनरली स्टूडेंट्स इन चार कॉन्सेप्ट्स को एज सिनोनिम्स यूज कर लेते हैं कई बार, लेकिन इन चारों ही कॉन्सेप्ट्स में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आखिर हमें ये डिफरेंस समझना क्यों है? जाहिर सी बात है कि जब आप एडवोकेट्स बनेंगे, जजेस बनेंगे, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड that all these offenses are defined under different sections. That means they all carry different punishments also. And depending upon punishment, particular case का जो है वो ट्रायल भी डिसाइड होता है. So without wasting any time, let's begin with the session और समझेंगे कि इन सबके बीच डिफरेंस क्या है. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि जब भी हम थेफ्ट को पढ़ रहे हैं, रॉबरी, एक्सटॉर्शन, डिक्वाइटी, सबसे पहली बात ये सारे ही ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट प्रॉपर्टी, संपत्ति के विरुद्ध ये अपराध हैं. इनका डिफरेंस क्या डायरेक्टली समझा जा सकता है? ऐसा नहीं है. डिफरेंस समझने से पहले हमें कंसेप्ट समझना चाहिए कि थेफ्ट का मतलब क्या है, रॉबरी का खुद का मतलब क्या है, एक्सटॉर्शन का मतलब क्या और डिक्वाइटी का मतलब क्या है. when we are able to understand the basic element of these particular ऑफेंसेस, तभी इनका डिफरेंस भी डील कर पाएंगे. डिफरेंसेस पढ़ने के लिए का कोई रेफरेंस बुक चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ बेरेक भी उठा के देख लिया स्टूडेंट्स, यू विल रियलाइज कि बेरेक में खुद में हमें डिफरेंसेस दे रखे हैं एंड उसके बाद इलस्ट्रेशन तो है ही आपको और सपोर्ट करने के लिए. सबसे पहले देखना है थेफ्ट क्या होता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है चोरी. क्या होता है चोरी? क्या किसी भी प्रॉपर्टी की चोरी हो जाएगी? तो ऐसा नहीं. डिफरेंसेस हमें कई सारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. ओनरशिप, कंसेंट, टाइप ऑफ प्रॉपर्टी, द वे द ऑफेंस हैज बीन कमिटेड, नंबर ऑफ द ऑफेंडर्स, ये सारी चीजें ही मिलके इन तीन या मैं कहूं मेजरली चार ऑफेंसेस को डिवाइड करती है या इनका डिफरेंस का एक बेस तैयार करती है. थेफ्ट क्या होता है? इट सेज whoever intending to take dishonestly, मतलब सबसे पहले वहां एक dishonest intention होना जरूरी है. we all know कि जब भी क्राइम की बात करते हैं there has to be two elements that need to be fulfilled. rather वैसे तो फोर है but majorly two है, that is actus reus and mens rea. दो और कौन से एलिमेंट हो जाते हैं? एक हो जाता है ह्यूमन बीइंग और आपका नेक्स्ट हो जाता है इंजरी. तो इंजरी कॉज होनी चाहिए. इंजरी माइंड, बॉडी, प्रॉपर्टी या रेप्यूटेशन में हो सकती है. वर्ड प्रॉपर्टी, दैट मींस यहाँ पे इंजरी कॉज हो रही है एक प्रॉपर्टी को, और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट इंजरी जब भी कॉज होती है तो आईपीसी उसको कवर करता है किसी ना किसी फॉर्म में. तो बहुत जरूरी है कि ऑनेस्टी का हमारा सॉरी डिसऑनेस्टी का जो है वो इंटेंशन होना चाहिए. दैट मींस आपका गुड फेथ में आपने एक्ट नहीं किया, आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट है. दैट मींस here you want to cause wrongful loss to somebody and wrongful gains to yourself. डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी को, जरूरी है प्रॉपर्टी मूवेबल होनी चाहिए. मैं कोई मूवेबल प्रॉपर्टी तो का ही तो चोरी कर सकती हूँ, मूवेबल प्रॉपर्टी को थोड़ी ना हिला के लेके जा सकती हूँ. सो मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ एनी पर्सन. सामने वाले पर्सन के पोजेशन में से बाहर जानी चाहिए, कब्जे में से बाहर जानी चाहिए, कहीं पर भी यहाँ पे ओनरशिप नहीं लिखा है. दैट मीन्स फॉर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट ओनरशिप का कोई रोल ही नहीं है, स्वामित्व का कोई रोल नहीं है. जो सिर्फ रोल बनता है वो है पोजेशन का रोल. कब्जा होना चाहिए किसी पर्सन का उस प्रॉपर्टी पे, उसके कब्जे में से आप प्रॉपर्टी को लेके जा रहे हो विदाउट दैट पर्सन कंसेंट. अब एक्सप्लेनेशन 5 ने इस कंसेंट को आगे आगे एक्सप्लेन करते हुए बोला कंसेंट कैन बी इंप्लाइड, कंसेंट कैन बी एक्सप्रेस ऑल्सो. तो उस पर्सन के कंसेंट के बिना लेके जाओ. अगर कंसेंट दे दी तो वो थेफ्ट नहीं होगा. कोई भी एक एलिमेंट फुलफिल नहीं हुआ स्टूडेंट्स, वो थेफ्ट नहीं होगा. अगर डिसऑनेस्टली नहीं, आप अच्छे इंटेंशन के साथ लेके गए विद द इंटेंशन दैट यू विल रिटर्न द प्रॉपर्टी, तो फिर वो थेफ्ट नहीं होगा. डिसऑनेस्ट इंटेंशन, मूवेबल प्रॉपर्टी आउट ऑफ दैट पर्सन्स पोजीशन विदाउट दैट पर्सन्स कंसेंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी. दैट मींस अगर प्रॉपर्टी को मूव भी किया, ए प्लेस से बी प्लेस पर लेके गए, आपने टेबल पर से उसको कबर्ड में भी लेके गए हो, दैट मींस यहाँ पे थेफ्ट कमिट हो चुका है. दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, दैट मींस अगर टेबल से उठा के आपने कबर्ड के पास रखा कि बाद में जाते हुए लेके जाऊंगा, दैट विल आल्सो अमाउंट टू थेफ्ट, क्योंकि आपने उसको मूव ही इस डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ किया है. दैट आफ्टर सम टाइम यू विल टेक अवे द प्रॉपर्टी.
is set to commit theft. अगर लेके चले गए तो चोरी हो गया, और अगर कहीं और भी रख दिया ताकि आप लेके जा सको, in order to take away that property, it will amount to theft. ये चोरी हो जाता है. इसके 5 explanations भी हैं. हमारे लिए जो important explanation था, fifth explanation, only in order to understand the difference between these 4 concepts, हम लोग अभी सिर्फ और सिर्फ definition पर restrict करेंगे. Moving on to next definition, that is extortion, defined under section 383, and theft is defined under 378. 383 में जब एक्सटॉर्शन डिफाइंड होता है, जिसको हिंदी में उद्यापन कहते हैं, सिंपल सा सबसे बड़ा एलिमेंट इसका है धमकी देना. किसी पर्सन को धमकी देके उससे एक वैल्यूएबल सिक्योरिटी अपने पास ले लेना. दैट मींस एक्सटॉर्शन में जो ऑफेंडर है वो खुद से प्रॉपर्टी नहीं ले रहा है, वो सामने वाले पर्सन को धमका रहा है कि आपको इंजरी कॉज कर दी जाएगी किसी प्रकार की, अन्यथा ये प्रॉपर्टी मेरे हवाले कर दो. जब सामने वाला पर्सन हु इज हैविंग द पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी हिमसेल्फ प्रोवाइड्स द प्रॉपर्टी टू द ऑफेंडर, वॉलेंट्री नहीं है, अंडर फोर्स है, अंडर कोर्जन है, वो होता है एक्सटॉर्शन. थेफ्ट में ऑफेंडर खुद से प्रॉपर्टी लेके जा रहा है. एक्सटॉर्शन में आप विक्टिम को बोल रहे हो कि प्रॉपर्टी दीजिए, और वो अंडर फोर्स, अंडर कोर्जन आपको प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है. दैट इज सेड टू बी एक्सटॉर्शन. यहां पर भी इंटेंशन है. Whoever intentionally puts any person, ये 1 2 3 क्या है बेटा, ये डेफिनेशन को मैंने पार्ट्स में ब्रेक किया है ताकि हम ये समझ पाए that what all are the elements. Same was the case of these the offense of theft also. These are not subsections, these are the pointers in which I have divided this particular definition so that you understand कि प्री में कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. मेंस में डेफिनेशन लिखोगे तो हर एक एलिमेंट के सीक्वेंस में आना जरूरी है. So whoever intentionally puts any person means he can be the owner, he can be the person having possession of the property. Any person in fear, that means यहाँ डर दिखाना जरूरी है सामने वाले पर्सन को. In fear of any injury to that person or any other person, कि या तो आपको अभी तुरंत प्रभाव से मार दिया जाएगा, या आप जिस पर्टिकुलर दूसरे पर्सन में इंटरेस्ट रखते हैं उसको हम इंजरी कॉज कर देंगे. And thereby, so it is very necessary for the offense of extortion, fear भी कॉज करो, and fear के कॉन्सिक्वेंस में सामने से आपको प्रॉपर्टी डिलीवर होनी चाहिए. And thereby dishonestly induces the person so put in fear to deliver to any person, कि वो जो आप उसको डर दिखा रहे हो, उस डर की वजह से उस पर्सन को इंड्यूस कर दो कि वो प्रॉपर्टी डिलीवर करे किसी भी पर्सन को. या तो वो आपको डिलीवर कर सकता है, किसी और पर्सन को डिलीवर कर सकता है. डिलीवर टू एनी पर्सन. व्हाट आर यू आस्किंग फॉर? यू आर आस्किंग फॉर एनी प्रॉपर्टी. भैया चेन दे दो, जायदाद के जो कागजात है उस पे साइन कर दो, एनी प्रॉपर्टी. वैल्यूएबल सिक्योरिटी. वैल्यूएबल सिक्योरिटी मींस ऐसे सिक्योरिटीज है जिसको आप आगे प्रॉपर्टी में, कैश में कन्वर्ट कर सकते हो. और एनीथिंग साइंड और सील्ड, कोई भी ऐसा दस्तावेज जिसपे साइन कर रखा है, सील कर रखा है, जिसको कि आगे हम वैल्यूएबल सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कमिट्स एक्सटॉर्शन. तो हम कहेंगे एक्सटॉर्शन कमिट हो चुका है. इट इज वेरी नेसेसरी दैट फॉर द ऑफेंस ऑफ एक्सटॉर्शन फियर होना चाहिए, और फियर के कॉन्सिक्वेंस में आप उस पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर करने के लिए बोलते हैं. डिलीवरी जब हो जाए तो ये एक्सटॉर्शन होता है. और एक्सटॉर्शन के वजह से या थेफ्ट के वजह से ही रॉबरी बनता है, विच इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 290. वी नीड टू अंडरस्टैंड बेटा, रॉबरी 2 तरीके से बन सकती है. रॉबरी या तो थेफ्ट से बनेगी या एक्सटॉर्शन से बन सकती है. ये 2 चीजें दे रखी है. दैट इज इन ऑल रॉबरी देयर इज आइदर थेफ्ट या एक्सटॉर्शन. या तो चोरी करते वक्त आपने कुछ ऐसा किया जो आगे लूट में तब्दील हो जाए, या फिर उद्यापन, दैट इज एक्सटॉर्शन, करते वक्त आपने कुछ और ऐसे एलिमेंट्स मिला दिए जिसकी वजह से वो रॉबरी हो गया है, जिसकी वजह से वो जाके अब लूट हो चुका है. तो क्या है, व्हाट शुड बेटा आई ऐड इन थेफ्ट सो दैट इट बिकम्स रॉबरी, और व्हाट शुड आई ऐड इन एक्सटॉर्शन सो दैट इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू रॉबरी. क्या ऐसे एलिमेंट्स हैं? ये 2 एलिमेंट्स बताने के लिए आता है हमारा सेक्शन 390. 390 बताता है रॉबरी क्या होता है, लूट क्या होता है. सो वी विल डील वन बाय वन. मेरे ख्याल से इस सीक्वेंस में डील करने से अच्छा हम इस सीक्वेंस से डील कर सकते हैं. एक चार्ट फॉर्मेट में डील करेंगे जहां पे हम दोनों को साइमल्टेनियसली पढ़ेंगे ताकि हम ये डिफरेंस समझ पाए कि रॉबरी से, सॉरी, थेफ्ट से रॉबरी होने के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए एंड एक्सटॉर्शन से रॉबरी होने के लिए कौन से एलिमेंट चाहिए, और दोनों के एलिमेंट में फर्क क्या है. सिंपल सी बात है, एक चोर आया घर में, चोरी करके ले गया सामान, चोरी हो गई, दैट्स इट. रात को हम सो रहे थे, घर से सामान उठा के ले गया, चोरी हो गई. लेकिन जब वो चोरी करने आया, आपकी नींद खुली, आप उसे रोकने गए, वो सामान चोरी करते वक्त या जब घुस रहा था घर में तब, या चोरी करते हुए सामान ले जाते वक्त, अगर आपको उसने डेथ कॉज कर दिया, हर्ट कॉज कर दिया, या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कॉज कर दिया, या तीनों में से किसी का भी इंस्टेंट फियर कॉज कर दिया, इट विल अमाउंट टू रॉबरी. तब रॉबरी हो जाएगा.
क्योंकि वहां पे आपको मारा पीटा, हर्ट कॉज किया, किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी। उद्देश्य उसका वहां पे चोरी करने का था, लेकिन उस चोरी को इफेक्ट में देने के लिए बेटा अगर किसी की डेथ कॉज कर दे, हर्ट कर दे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन कर दे, या इसका इंस्टेंट फियर भी आ जाए कि अभी तुरंत प्रभाव से डेथ हो जाएगी, आपके गले पे चाकू रख के सामान उठा के लेके चला गया, दिस विल अमाउंट टू रॉबरी। देखो, इन ऑर्डर टू कमिट थेफ्ट और वाइल कमिटिंग द थेफ्ट, चोरी करने के लिए या चोरी करते वक्त, एंड थर्ड इन कैरिंग अवे और अटेम्प्टिंग टू कैरी अवे प्रॉपर्टी ऑब्टेन्ड बाय थेफ्ट, वो चोरी किए हुए सामान को ले जाते वक्त या ले जाने की कोशिश, प्रयत्न करते वक्त, द ऑफेंडर कॉजेस, तीन चीजें कॉज कर दे तो इट इज वेरी नेसेसरी ये तीन चीजों में से कोई एक चीज हो तभी रॉबरी होगी, अदरवाइज वो रॉबरी नहीं, वो थेफ्ट ही रह जाएगा। कॉजेज द डेथ ऑफ एनी पर्सन, द हर्ट और wrongful restraint, ध्यान रखना है wrongful restraint इज नॉट wrongful confinement, wrongful restraint, तो वो क्या हो जाएगी, वो रॉबरी हो जाएगी। या फिर इसमें से इन तीनों में से किसी का इंस्टेंट फियर, कि इंस्टेंट तुरंत प्रभाव से डेथ हो सकती है, तुरंत प्रभाव से हर्ट हो सकता है, आपको उपत्ति हो सकती है, और इंस्टेंट wrongful restraint का अगर यहाँ पे डर है तो इट नाउ कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी। सिंपल टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड एक्सटॉर्शन में रॉबरी में कब कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल, हमने बोला एक्सटॉर्शन में बेटा जनरली होता है कि आपको फोन पे धमकी दिया कि या तो आप अपनी प्रॉपर्टी मुझे डिलीवर करो, जायदाद मेरे नाम करो, वरना आपके बेटे को स्कूल से उठा लूंगा। दैट मीन्स द ऑफेंडर एंड द पर्सन जिसको आप फियर कॉज कर रहे हो उनके बीच में डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। लेकिन जैसे ये डायरेक्ट कनेक्शन आता है, दैट मीन्स द पर्सन हु इज पुट इन फियर, वो उसके इमीडिएट प्रेजेंस में है, किसके, ऑफेंडर के इमीडिएट प्रेजेंस में है, वो रॉबरी हो जाता है। इमीडिएट प्रेजेंस में आपके घर में आके आपके कनपट्टी पर बंदूक रख के बोला तुरंत प्रभाव से जितना भी सोना गहना सब निकाल के दो, दिस इज रॉबरी, क्योंकि आपके इमीडिएट प्रेजेंस में है बेटा। वो जब इमीडिएट प्रेजेंस में नहीं होता, दूर दराज से कहीं फोन किया, चिट्ठी लिखा, पत्री लिखा, दैट विल अमाउंट टू एक्सटॉर्शन। बट जैसे ही ऑफेंडर उस पर्सन के इमीडिएट प्रेजेंस में होता है जिसको धमकी दी जा रही है, ये हो जाता है आपका रॉबरी। नाउ यू कैन सी, इसको गोली बंदूक डर दिखा रहा है कि तुरंत प्रभाव से जो कुछ भी है मुझे दे दो, सौंप दो, इसने सौंप दिया, दिस इज रॉबरी। डर भी दिखाया या थेफ्ट नहीं करा, थेफ्ट करते वक्त अगर इन ये तीन चीज कॉज कर दे तो रॉबरी हो जाए, लेकिन एक्सटॉर्शन कॉज करने के लिए वो उसके प्रेजेंस में फिर धमका रहा है कि वैल्यूएबल सिक्योरिटी मुझे डिलीवर कर दो, इट विल अमाउंट टू रॉबरी। व्हेन एट द टाइम ऑफ कमिटिंग द एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन कमिट करते वक्त ऑफेंडर इज इन प्रेजेंस ऑफ द पर्सन पुट इन फियर, जिसको आपने डराया धमकाया उसके प्रेजेंस में हो आप, and commits extortion by putting that person in fear of instant death, instant hurt और instant wrongful restraint। वो एक्सटॉर्शन कमिट करते वक्त ऑफेंडर उस विक्टिम के जिसको फियर कॉज किया जा रहा है उसके इमीडिएट प्रेजेंस में है, ताकि एक्सटॉर्शन कमिट किया जा सके। और एक्सटॉर्शन कमिट किया कैसे जा रहा है, बाय द फियर ऑफ इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ, इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। इंस्टेंट हर्ट, इंस्टेंट डेथ या इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेन है वहां पे, वर्ड ध्यान रखना यहाँ पे इंस्टेंट है। क्या हमने सेक्शन नंबर 383 में इंस्टेंट वर्ड पढ़ा था या इंस्टेंट नहीं था? इंस्टेंट मतलब तुरंत प्रभाव से, on that particular spot itself, but that was there in case of extortion turning into robbery to that person or to some other person। ये तीनों का डर किसको है, जिसको धमकी दे रहे हैं या तो उसको डर है या किसी और पर्सन को डर है। एंड by so putting in fear induces the person so put in fear then and there to deliver up the property extorted or the thing extorted। और वो इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट दिखा के आप उस पर्सन को उसी वक्त इंड्यूस कर रहे हो कि वो प्रॉपर्टी उसको डिलीवर कर दे, और वो जब प्रॉपर्टी डिलीवर कर देता है, दैट मींस एक्सटॉर्शन टू रॉबरी कमिट होने के लिए प्रॉपर्टी डिलीवर होनी जरूरी है। एंड इंड्यूसेस द पर्सन सो देयर एंड देन टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, देन इन दैट केस वो एक्सटॉर्शन रॉबरी में कमिट हो जाता है। एंड डिकॉइटी क्या है? सिंपल, रॉबरी से डिकॉइटी बनता है। देखो बेटा, थेफ्ट था और एक्सटॉर्शन था, थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनता है, और आगे रॉबरी से डिकॉइटी बनता है। डिकॉइटी क्या है? जब डिकॉइटी 5 या 5 से ज्यादा लोग, दैट इज टू से डिकॉइटी तब बनती है जब 5 या 5 से ज्यादा लोग रॉबरी कमिट करें, तो वही डिकॉइटी हो जाती है। बट इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है 291 में जो अक्सर हम पढ़ते हुए छोड़ देते हैं। इट सेज व्हेन 5 और मोर पर्संस, फर्स्ट थिंग इज 5 या 5 से ज्यादा लोग होने चाहिए, को जॉइंटली कमिट्स और अटेम्प्ट टू कमिट रॉबरी। इधर तक ही हम जनरली स्टूडेंट्स पढ़ के जाते हैं कि इतना ही होगा, नहीं, दूसरा एलिमेंट और है। इट सेज वेयर द होल नंबर ऑफ पर्संस को जॉइंटली कमिटिंग और अटेम्प्ट टू कमिट अ रॉबरी एंड पर्सन प्रेजेंट एंड एडिंग।
जो एक्चुअली आपका रॉबरी कमिट कर रहे हैं और जो उसको एड कर रहे हैं, वो सब मिला के भी अगर 5 लोग हैं, that means it is not necessary that all the people who are committing the robbery have to be indulged into that particular offense. 6 लोग गए, अंदर 3 लोग रॉबरी कमिट कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बाकी 3 बाहर खड़े होकर सहायता कर रहे हैं। किसी ने ऊपर से बंदूक फेंका, किसी ने ये देखा कोई आ तो नहीं रहा है, किसी ने गाड़ी ऑन रखी कि जैसे ही बैठोगे गाड़ी लेके भाग जाएंगे हम लोग। तो 3 लोगों ने एड किया। ऑफेंस किसने कमिट किया? 3 लोगों ने। 3 प्लस 3 ये 6 बन चुके हैं। ये माना जाएगा 6 के 6 लोगों ने डेकॉइटी कमिट की है, डकैती की है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार एग्जाम में आ जाता है, क्या 5 लोगों ने मिलना चाहिए? 2 लोग बाहर खड़े थे, अंदर 3 लोगों ने ऑफेंस किया, रॉबरी होगा? नहीं, इट विल अमाउंट टू डेकॉइटी, बिकॉज क्रक्स आता है यहां से। दैट मींस होल नंबर ऑफ पर्संस जो सारे के सारे हैं, वो कुछ ऑफेंस कमिट कर रहे हैं एंड कुछ पर्संस आपको बाहर एड कर रहे हैं, जो कि टोटल अगर 5 हो जाता है इन सबको मिला के, एडिंग एंड एक्चुअली पर्संस कमिटिंग ऑफेंस, तो हम बोलेंगे एवरी पर्सन सो कमिटिंग या एवरी पर्सन सो अटेम्प्टिंग और एवरी पर्सन सो एडिंग इज सेड टू कमिट डेकॉइटी। फिर बोलेंगे कि सबने यहाँ पे डकैती कमिट की। दिस ब्यूटीफुल सेक्शन जिसको मैं आधा अधूरा पढ़ के कई बार छोड़ देते हैं। एंड दिस इज द टेबल जिससे कि आप ये डिफरेंस समझ सकते हैं अच्छे से कि तीनों के बीच का डिफरेंस क्या है। हम चाहे तो डेकॉइटी भी लिख सकते हैं, डेकॉइटी का इशू नहीं है, सिंपल है। डेकॉइटी में बस नंबर ऑफ पर्सन में आपके 5 हो जाएंगे, दैट्स इट, बस नंबर का फर्क है और कुछ भी नहीं। क्या थेफ्ट में कंसेंट होती है? नहीं, देयर इज नो कंसेंट ऑफ द ओनर, या मैं कहूं तो पोजेसर लिखना चाहिए हमको यहाँ पे। ओनर के यहाँ से भी प्रॉपर्टी लेके जा सकते हो और पोजेसर के यहाँ से भी लेके जा सकते हो, बट थेफ्ट में ओनर की कोई जरूरत नहीं है। कैसे? अगर मेरी स्कूटी है विच आई ओ एंड आई हैव मान लो मॉर्गेज इट टू समबडी और आई हैव डन बेलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्कूटी टू अ गैराज ओनर, क्या भैया इसकी गाड़ी को जो है ठीक करके दे दीजिएगा। He is not the owner, he is merely having the possession. Now if somebody takes out that particular scooty from the possession of the garage owner, theft हो जाएगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी एज अ बेली बनती है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने की। अब वो भी स्यू करता है एज पर सेक्शन 180 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, वो भी स्यू कर सकता है। दैट इज रॉन्ग डूअर के अगेंस्ट बेलर बेली दोनों स्यू कर सकते हैं। बेलर कौन होगा? हु वाज द एक्चुअल ओनर। बेली कौन होगा? जिसके पास पोजेशन था प्रॉपर्टी का। तो यहाँ पे कोई जरूरी नहीं है कि जिस पर्टिकुलर पर्सन के पोजेशन में से प्रॉपर्टी लिए कंसेंट हो, बिल्कुल कंसेंट नहीं होता, ना ही इंप्लाइड है ना ही आपका एक्सप्रेस है। लेकिन एक्सटॉर्शन में कंसेंट तो है। बोला ना प्रॉपर्टी दो, अभी के अभी दो, वरना बंदूक की मैं 6 के 6 गोलियां आपके जहन में उतार दूंगा। तो प्रॉपर्टी तो हमने दी, बट हमारी कंसेंट कैसी थी? फोर्सफुली ली गई थी, कोर्जन के अंडर ली गई थी। कंसेंट इज ऑब्टेन्ड रॉन्गफुली बाय कोर्जन, धमकाया जा रहा है। रॉबरी में कंसेंट है क्या? डिपेंड्स। विदाउट कंसेंट जब थेफ्ट है, एंड विद कंसेंट व्हेन इट इज बाय एक्सटॉर्शन। बिकॉज रॉबरी दो तरीके से हो सकती है, एक थेफ्ट के थ्रू और एक एक्सटॉर्शन के थ्रू। अगर थेफ्ट के थ्रू ये तो कोई कंसेंट नहीं है, एक्सटॉर्शन के थ्रू ये तो उसमें भी कंसेंट है। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है बेटा? थेफ्ट में मूवेबल प्रॉपर्टी होती है, एक्सटॉर्शन में मूवेबल या इमूवेबल दोनों हो सकती है, एंड रॉबरी में भी इमूवेबल हो सकती है एंड मूवेबल हो सकती है व्हेन रॉबरी इज कमिटेड या रॉबरी कन्वर्ट हुई है थेफ्ट से। नंबर ऑफ ऑफेंडर्स थेफ्ट में कितने चाहिए? कितने भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, 10, 100, 200, 20, कितने भी हो सकते हैं। एक्सटॉर्शन में भी देयर इज नो फिक्स नंबर, बट रॉबरी में भी कितने भी हो सकते हैं, लेकिन डिफरेंस नंबर ऑफ ऑफेंडर्स के ग्राउंड पे इन तीनों का वर्सेस डेकॉइटी में रहता है, दैट इज 5। डेकॉइटी का सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि वो थेफ्ट और एक्सटॉर्शन से अलग ना होकर सिर्फ और सिर्फ रॉबरी से उसका डिफरेंशिएशन बनता है, क्योंकि डेकॉइटी बनता ही रॉबरी से है। Dacoity is nothing but an aggravated form of robbery when it is committed by 5 persons. Okay? Force, क्या theft में force होता है? नहीं, because theft में हमको पता ही नहीं घर से कौन सामान लेके चला गया या मेरे पीछे से मेरा स्कूटी कौन लेके चला गया। No element of force or compulsion is there. But क्या extortion में है? बिल्कुल है। There is a fear exist on the person being put in fear of injury. Fear होता है ना, force नहीं है, but एक तरीके से fear है, एक तरीके का assault है, और assault में force होता है। रॉबरी में क्या फोर्स है? बिल्कुल है फोर्स, अगर वो किसके थ्रू हुई है? वो अगर आपके एक्सटॉर्शन के थ्रू हुई है, एंड कोई फोर्स नहीं होता है अगर आपका थेफ्ट के थ्रू है। लेकिन ध्यान रखना, अगर डेथ या हर्ट यूज कर रहे हो तो मेरे ख्याल से फोर्स आ जाना चाहिए। यहाँ पे फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है? फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर किसी को सिर्फ बंदूक मार दिया तो वहां पे फोर्स नहीं होगा, क्लियर है? लेकिन हाँ, किसी को हर्ट कॉज करना, किसी से ऐसे खींचातानी वगैरह करना, तो फिर वहां पे फोर्स होता है। तो रॉबरी में फोर्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है।
एलिमेंट ऑफ फियर क्या थेफ्ट में होता है? बिल्कुल नहीं होता, इट इज एब्सेंट। हम सो रहे थे, हम कहीं और थे और पीछे से बिना कंसेंट के कोई हमारी प्रॉपर्टी लेके चला गया। एक्सटॉर्शन में प्रेजेंट होता है, रॉबरी में भी प्रेजेंट होता है, क्योंकि वर्ड क्या था? इंस्टेंट फियर ऑफ डेथ, हर्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, दोनों में ही है। इफ थेफ्ट कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी और एक्सटॉर्शन कन्वर्ट्स इनटू रॉबरी। डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी कैसे होता है बेटा थेफ्ट में? आपका वो पर्टिकुलर पोजेसर नहीं देता है, victim does not deliver the property, the offender himself takes away the property। एक्सटॉर्शन में डिलीवरी होती है, बिल्कुल डिलीवरी होती है, बट होती कैसे? कोर्जन के थ्रू डिलीवरी होती है। डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी बाय विक्टिम, बिकॉज उसको डर दिखाए ना, इसलिए वो प्रॉपर्टी क्या करता है? डिलीवर करता है। रॉबरी में हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। नहीं होती है व्हेन इट इज बाय थेफ्ट, एंड डिलीवरी होती है प्रॉपर्टी की व्हेन द रॉबरी इज कन्वर्टेड बाय एक्सटॉर्शन। तो जब भी आप एक्सटॉर्शन के साथ, या जब भी मैं कहूं तो रॉबरी का डिफरेंस लिखेंगे थेफ्ट या एक्सटॉर्शन के, तो रॉबरी के दो दो डिफरेंसेस बनेंगे एक साथ ही। अगर थेफ्ट से रॉबरी बनी है तो क्या, एंड एक्सटॉर्शन से रॉबरी बनी है तो क्या। सो ये सारा डिफरेंस था, ये मेजर चार कॉन्सेप्ट्स में जो मैं सोचती हूँ कि आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। और कौन से ऐसे मेजर डिफरेंसेस हैं, कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि आप लॉ वाला चैनल पे समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, यू कैन लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और मुझे लगता है कि ये सारे डिफरेंसेस ना सिर्फ आपके प्री में, ना सिर्फ मेंस में, बट कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, और प्री में अक्सर पूछ लिए जाते हैं इलस्ट्रेशन बेस्ड। So make sure that whenever you are reading these concepts, you ensure to go through all the illustrations that are provided in the Berect as well. तो जाहिर सी बात है कि नंबर आपको ज्यादा मिलेंगे। So that was all from my side in today's session. I hope you all have enjoyed this session. We will meet in another new session. Till then, thank you. Thank you so much.